एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में कई सारे वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमने जो भी कवर किया अभी तक, जितना हमें याद है, इंटरनल एनर्जी टॉपिक तक हमने कवर कर लिया है और उन टॉपिक तक जो भी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस है एक सेपरेट वीडियो के थ्रू हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम उससे आगे, इंटरनल एनर्जी से आगे जो चीजें हमें जानना है वो इस वीडियो में कितना दूर तक चल सकते हैं देखते हैं। बट हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से कि डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस क्या है। सर, गैसियस स्टेट का नाम का एक चैप्टर हुआ करता था पहले बोर्ड्स के लिए, जिसमें हम ये चीज पढ़ते थे कि आइडियल गैस किसे कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? बट यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। समझेंगे उससे पहले आइडियल गैस क्या है एक बार सोच लीजिए। जितना हमें याद है, गैसियस स्टेट में हमें आइडियल गैस उन गैसों को कहते थे जो एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करता था और उन पर्टिकुलर लॉज का जो रिजल्ट आता था वो रिजल्ट कुछ और नहीं क्या होता था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। R इज द गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हुआ करता था आइडियल गैस का इक्वेशन का ये, या यही होता था ऐसा गैस जो इस लॉ को फॉलो करता था। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल गैस वी येट नो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आइडियल गैस हम इसे नहीं कहेंगे। आइडियल गैस किसे कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से? तो ये ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। यहां पर लिख रहा, इफ फॉर अ गैस द इंटरनल एनर्जी, कोई गैस है सिस्टम के अंदर और उसका इंटरनल एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पर उस गैसियस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस समय जो टेम्परेचर है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहां क्या कहना चाह रहा है ना, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बात कहा जा रहा है। एब्सोल्यूट लीजिएगा, एब्सोल्यूट लीजिएगा, मतलब केल्विन में लीजिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में मत लेना। क्लियर है कि नहीं? मतलब टेम्परेचर अगर बदलेंगे तो इंटरनल एनर्जी बदलेगा, अगर टेम्परेचर बदलेगा नहीं तो इंटरनल एनर्जी बदलेगा नहीं। किसका बात हो रहा? ओनली गैस का। गैस का। तो वैसे गैसों को क्या कहा गया? आइडियल गैस कहा गया। आगे लिख रहा है द गैस इज टर्म्ड एज आइडियल गैस। ऑलरेडी कई क्वेश्चंस में हमने ये काम किया था, याद कीजिएगा। हम ये लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। ऐसे लिख रहे थे सर। एन के जगह एन है, टी के जगह डेल्टा टी है, यू के जगह सॉरी सॉरी डेल्टा यू के जगह पीवी है। क्या कुछ सेम चीज है? यस। इन सभी के बीच आपस में कुछ रिलेशंस है जो आगे हम देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहाँ आपको दिख रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू पीवी। मतलब क्या होता है? वर्क डन। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम में चेंज होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा तो पी डेल्टा भी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द वर्क डन। जो भी है आगे की बात है। कमिंग बैक, यहाँ पर वापस आते हैं। हम लोग इस फॉर्मूला को पढ़े हैं, ये हम समझाना चाह रहे हैं। वहां हमने ये बात बताए थे बच्चा की इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर में चेंज होगा। अगर टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये बात को यहां पर रिलेट कर पाएंगे आप। ऐसा कोई सिस्टम जो गैसियस सिस्टम है उसका इंटरनल एनर्जी जो है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। बट बुक्स में इस तरह से नहीं लिखा हुआ रहता, बच्चा पैनिक कर जाता है। इस तरह से लिखा हुआ रहता है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से लिखा रहता है। अच्छा, साथ में ये भी लिखा रह सकता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। समझने का कोशिश कीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं। बोल रहा है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा प्रेशर के रेस्पेक्ट में वो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, मतलब जीरो आएगा। प्रेशर के रेस्पेक्ट में, प्रेशर के हिसाब से इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ जो टी लिखा है ना, टी मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। यहाँ पर टी यहाँ क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो किसके वजह से आएगा? उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वजह से। इंटरनल एनर्जी में चेंज उसका प्रेशर के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज उसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, तो बोल रहा है टेम्परेचर के वजह से होगा। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माने चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बी समथिंग, बट इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर हमने लिया है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लिखा है, ब्रैकेट के बाद टी लिखा हुआ मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। याद रहेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे या वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तब क्या हो सकता है इंटरनल एनर्जी में, समझ में आ रहा है, चेंज हो सकता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। क्लियर है? अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया है तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक जो फिजिक्स से रिलेटेड है यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें समझना है व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई आइडियल गैस है आपके पास, वो आइडियल गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ मोड्स, तरीके, मोड्स मतलब तरीके, द टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल एक्सचेंज एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस के साथ कोलाइड करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम के अंदर होंगे, गैस रैंडमली इधर उधर मूव करता है। आपने फिजिक्स के एक चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये चीज देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आगे देखेंगे कि एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, दूसरा आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, सिस्टम के अंदर है तो रैंडमली इधर उधर मूव करता है, कोलाइड करता है, तब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कैसे हो सकता है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर ये बात कह रहा है, रिपीट कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मोड्स, कितने ऐसे मोड्स हैं, कितने ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा और एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उन तरीकों का, उतने मोड्स का, उतने नंबर ऑफ मोड्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अगेन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑन विच द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सचेंज एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है कि नहीं? अब सुनो, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, क्लियर है कि नहीं, एक मॉलिक्यूल है आपके पास और ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आकर के टकराएगा, तो ये कितने तरीके से टकरा सकता है, तो तीन तरीके से टकरा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीन टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है। पहला यहां पर बता रहे हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, शॉर्टकट में लिख रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको शॉर्टकट में हम इस तरह से लिखा करेंगे, सिंबॉलिकली एफ लिख देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और यहां पर क्या लिख देंगे, टी, टी मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल। दूसरा क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम ऐसे लिख देंगे, एफ लिख करके आर लिख देंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान रखिए। एक और है आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम एफ वी लिखा करेंगे। तो तीन टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। क्यों कह रहे हैं आप ऐसे सर, हो सकता है ट्रांसलेशन मोशन करते हुए ये जाए, ट्रांसलेशन का मोशन का मतलब समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मोशन करते हुए जाए, इससे कोलाइड करे, एनर्जी का एक्सचेंज हो, तो ये एक मोड है, ये एक तरीका है जिससे ये कोलाइड कर सकता है। दूसरा क्या, रोटेट करते हुए जाए, हो सकता है ये रोटेट करते हुए जाए, तो रोटेट भी कितना तरीके से करके जाए ये भी देखा जा सकता है। हो सकता है ऐसे रोटेट करके जाए, ऐसे रोटेट करके जाए, हो सकता है कोई दिमाग लगाएगा बोले सर उल्टा रोटेट करके, एक ही बात है, ऐसे रोटेट करे चाहे ऐसे रोटेट करे, एक ही बात है, लेकिन डिफरेंट कैसा है, अलग एक्सिस में रोटेट, ऐसे रोटेट करते हुए जाए, समझ में आ रहा कि नहीं, जो आपको नहीं दिख रहा ये वाला एक्सिस में ऐसे रोटेट करते हुए, ऐसे रोटेट करते जाए चाहे ऐसे रोटेट करते, ये दूसरा रोटेशनल हो गया, मतलब समझ में आ रहा, ये ऑब्जेक्ट आप दिख रहा, इस तरह से रोटेट करना, समझ में आ रहा है, और इसको ऐसा रोटेट करना, दो अलग चीजें हैं। ऐसे जो आप रोटेट किए उसमें आप देख रहे हैं ये वाई एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में रोटेट हो रहा है, और ऐसे अगर रोटेट हो रहा है, मतलब ऐसे अगर रोटेट हो रहा है तो किसमें, एक्स जेड प्लेन में रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन अलग अलग है वहां पर। तो बोलने का मतलब है रोटेशन कितने तरीके से हो रहा है वो भी देखा जाता है, एक तो ट्रांसलेशनल, दूसरा हो गया रोटेशनल, रोटेशनल में भी कितना तरह का, ट्रांसलेशनल में भी कितना तरह का वो भी देखा जाएगा।
और नेक्स्ट है आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। और वाइब्रेट करने के भी कितने तरीके हैं वो देखना पड़ेगा, मतलब अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ केमिस्ट्री में जितना चीज का रिक्वायरमेंट होगा अभी हम आपको समझा देंगे, उतना से काम चल जाएगा आपका सारा कुछ। क्लियर है कि नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर पढ़ते समय कि ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज हम तब करते हैं जब ये क्वेश्चन में गिवन हो कि वेरी हाई टेम्परेचर है, तभी वाइब्रेशन आएगा, अदरवाइज ये दोनों ही लिपटा लेता है सारा काम। क्लियर है कि नहीं, इस बात को मेंशन कीजिएगा, ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इन दोनों से काम कर लेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम समझना स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिटेल में। हम यहां पर पहले चर्चा कर लेते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको लिखेंगे। दुनिया में किसी भी टाइप का गैस है, आइडियल गैस होना चाहिए, किसी भी टाइप का गैस है का मतलब हो सकता है मोनो एटॉमिक हो, उसमें एक ही एटम, हो सकता है डाई एटॉमिक हो सकता है ट्राई एटॉमिक हो, उसके बाद तो पॉली एटॉमिक हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं, हो सकता है मोनो हो, डाई हो या पॉली हो, सीधा सीधी बोल सकते। दो से ज्यादा एटम जब किसी मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, पॉली एटॉमिक बोला जाता है। क्लियर है ना। डाई भी हो, सॉरी ट्राई हो रहा है, अगर मान लीजिए ट्राई एटॉमिक है, तो ट्राई में भी इस तरह के मॉलिक्यूल भी आपने देखा है कि मान लीजिए ये सेंटर एटम है और इधर एक एटम जुड़ा हुआ, इधर एक एटम जुड़ा हुआ, इस तरह के मॉलिक्यूल भी आपने देखा होगा, इस तरह के मॉलिक्यूल आपने भी देखा होगा। ये लीनियर होता है, आपने अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम बात करें CO2, तो क्या बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, इस तरह। अगर H2O पे ध्यान दे तो क्या होता है, O ऐसा होता है, O बीच में होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से होता है। तो बोलने का मतलब इसमें भी 3 ही एटम है, इसमें भी 3 ही एटम है, बट ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है। इस बात पर भी फोकस किया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते समय। तो चलिए हम सीधा सीधी बात करेंगे फिलहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके, कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले हम ले लेते हैं इसमें मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, मोनो एटॉमिक। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, दुनिया में जितने टाइप के भी गैस है, ऑल टाइप्स ऑफ गैस, मतलब मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, ऑल गैस के लिए, ऑल दी गैसेस, ऑल यहां पे लिख देते हैं बच्चा, ऑल दी गैसेस, ऑल दी गैसेस, याद करना पड़ेगा, सभी गैसेस के लिए जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। याद कर लोगे, कितना होता है, 3 होता है। ऑल गैस, मोनो के लिए भी 3 है, डाई के लिए भी 3 है, ट्राई के लिए भी 3 है। ट्रांसलेशनल का मतलब अभी हम समझाए थे, मूव करना। ध्यान दो, ये मान लो एक क्या है, मॉलिक्यूल है, किसका, आइडियल गैस का, किधर किधर मूव कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करना मतलब ट्रांसलेशनल होता है ना। तो हो सकता है एक्स एक्सिस में मूव करे, या हो सकता है वाई एक्सिस में मूव करे, या हो सकता है बाहर की तरफ जेड एक्सिस में मूव करे। तो 3 ही हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। क्लियर है कि नहीं, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बोला जाता है, 3, चाहे वो किसी भी टाइप के गैस हो, मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, पॉली हो। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसलेशनल वाला कहानी का समाप्ति। सीधा सीधी याद रखिएगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस के लिए कितना होता है, 3 होता है। जो याद करना है केमिस्ट्री में उतना बता रहे हैं आपको, है ना। बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी में समझना पड़ेगा और डिटेल में जाकर। आगे बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन का कहानी चल रहा है। अगर यहां पर मोनो एटॉमिक गैस ले, डाई एटॉमिक ले और पॉली एटॉमिक ले तो अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम पहले ले लेते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, याद रखिएगा 0 होगा। कितना होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्टकट में लिखे जो सिंबल था हमारा, एफ आर का वैल्यू क्या होगा, 0। क्लियर है। अच्छा डाई के लिए क्या होगा, डाई एटॉमिक गैस हो या पॉली एटॉमिक हो लेकिन लीनियर हो, और लीनियर पॉली एटॉमिक हो,
लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस हो, लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस हो या डायएटॉमिक हो, तो उसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू डायरेक्टली याद रखिए 2 होता है। लीनियर होना चाहिए, देखो ध्यान से, मान के चलिए ये एक मॉलिक्यूल है, क्लियर है कि नहीं? तो कितना तरह से ये रोटेट कर सकता है, ऐसा रखा हुआ है, ऐसे कितना तरह से रोटेट कर सकता है? हो सकता है ये इस तरह से रोटेट करे, ये एक मोड हो गया, एक तरीका हो गया। और किस तरह से रोटेट करे, हो सकता है ये इस तरह से रोटेट करे, समझ में आ रहा? हो सकता है अगर ये आपने एक प्लेन बनाया हो, ध्यान से समझिएगा, ये एक प्लेन बनाया हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हो सकता है कि ये जो है इस तरह से रोटेट करे, मतलब एक्स वाई प्लेन में रोटेट करे, या हो सकता है बाहर की तरफ एक एक्सिस है भाई जेड, तो हो सकता है एक्स जेड में रोटेट करे, दो ही मोड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डायएटॉमिक मतलब दो एटम्स हमने लिया है, अगर यहाँ पे पॉलीएटॉमिक भी हो और लीनियर हो, लीनियर मतलब एक ही लाइन में होगा, और एक ही लाइन में अगर होगा तो दो ही मोड होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर बोला जा रहा है कि पॉलीएटॉमिक है लेकिन लीनियर नहीं, बोलने का मतलब नॉन लीनियर, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाता है, याद रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नॉन लीनियर अगर है, नॉन लीनियर का मतलब ये हो गया, इस तरह के होंगे, क्लियर है कि नहीं? ये एक्सिस आप बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड है बाहर की तरफ। रोटेशनल, 3 तरह से ये रोटेट कर सकता है। अब आपको हम बोल रहे हैं कि फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना, बट फिर भी थोड़ा बहुत बताने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का है, ठीक, कितना तरह से घूम सकता है। बोले सर एक ऐसा घूम सकता है, ऐसा या ऐसा, एक ही तरह का, ये हो गया। एक ऐसा घूम सकता है, ऐसा या ऐसा, दो तरह का हुआ ना। एक बोल रहे हैं ऐसा घूम सकता है या ऐसा घूम सकता है, दूसरा ऐसा या ऐसा, और कैसे घूम सकता है बताओ? बोले सर ऐसे भी घूम सकता है, हाँ ना, समझ में आ रहा है? ऐसे करके घूम सकता है। तो 3 ही तरीका है इसके पास, या तो ऐसे घूमेगा, या तो ऐसे घूमेगा, या तो ऐसे घूमेगा, तीनों में अलग दिखाएं। बोले सर नहीं ऐसे तो आप गिने नहीं। अरे भाई ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, बात सेम है। ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, बात सेम है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और एक ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3 पॉली एटॉमिक के लिए। अगर यही चीज लीनियर बन जाए, ऐसा बन जाए, लीनियर बन जाए, तो सिर्फ 2 ही बचता है, या तो ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। और कैसे घूमेगा? और कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा, सेम ही दिखेगा, तुम कैसे घुमाते रहो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बात रहा, आपको डायरेक्टली याद रखना है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए 0, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए 2, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 3 होता है। तो यहां हमने 2 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कस कर लिया, दैट इज ट्रांसलेशनल। सभी गैसों के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है, सीधा सीधी याद रखेंगे। डायएटॉमिक के लिए या नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 2 होता है, और आपका नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 3 होता है। आगे बात करते हैं, बचा क्या आपका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का। जहां तक हम बात करते हैं उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और हम वहां पर बात करेंगे, ध्यान दें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी गैस के लिए 3 कर दीजिएगा, रोटेशनल में चेक कीजिएगा किस टाइप का गैस है। और अब आते हैं हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कभी भी क्वेश्चन में इस बात का मेंशन किया हुआ है कि वेरी हाई टेम्परेचर, तभी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड कीजिएगा। और कितना कीजिएगा, सवाल ये हो सकता है 1 कर दीजिएगा, जितना भी टोटल आए उससे 1 बढ़ा दीजिएगा। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, चाहे किसी भी टाइप का गैस हो। तो इस बात को लिख के रख लीजिए, बाकी आपको केमिस्ट्री में इस चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे आप एफ भी का नाम दिए हैं, वो क्या होता है? 1 होता है सभी गैसों के लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, वो हम एक काम करते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का कोशिश करते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का कोशिश करते हैं। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए जरा बताइएगा। हमने बोला ना मोनो एटॉमिक के लिए अलग अलग टाइप के गैस होते हैं, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जरा बता सकते हैं क्या? जरा बता सकते हैं तो बोलेंगे सर ट्रांसलेशनल जो होता है ना, वो कितना होता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनो एटॉमिक के लिए? 3 होता है। अच्छा
हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं। रोटेशनल जरा बताओ, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है सर? 0 होता है, हाँ ना। अगर ऐड कर दोगे तो 3 होगा ना सर। वाइब्रेशनल तो ऐड ही नहीं किया, हम बोल रहे हैं कि हम नॉमिनल टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं। लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनल एट नॉमिनल टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर नहीं लगे कि सिस्टम बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं लेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो नॉमिनल टेम्परेचर पर बात हो रहा है, तो यही 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम काम में लेना है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितना हो जाता है? 3। याद रखना पड़ेगा इसको, डाटा को याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। मोनो एटॉमिक हो गया, चलिए डाई एटॉमिक के लिए बात कर लेते हैं। डाई एटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक पता है ना, दोनों के लिए सेम ही होता है, इसलिए हम बात कर लेते हैं। तो जरा बताइए, ट्रांसलेशनल कितना होता है? ट्रांसलेशनल कितना होता है डाई एटॉमिक के लिए? डाई एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल कितना होता है? तो हम बोलेंगे सर सभी टाइप के गैस के लिए आपने ट्रांसलेशनल कितना बोला है? 3 बोला है, तो सीधा सीधी 3 लिख। जहां तक बात है रोटेशनल का, तो रोटेशनल के लिए मोनो एटॉमिक में तो 0 होता है, लेकिन डाई एटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 2 होता है। तो 2 और 3 ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 आएगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक लीनियर के लिए। नेक्स्ट है आपका पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? जरा बता सकते हैं। ट्रांसलेशनल सभी के लिए 3, क्लियर है कि नहीं। और रोटेशनल इसमें क्या हो जाता है? नॉन लीनियर में 3, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो क्या आपको याद रहेगा? ये जो आप 6 देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हाई टेम्परेचर बोल दे, एट हाई या वेरी हाई, एट वेरी हाई टेम्परेचर लिखा रहे किसी सवाल में, तो बस इसमें 1 बढ़ा दीजिएगा, लिख देते हैं इंक्रीज बाय 1, सिंपल। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा इसमें? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7, जो कि केमिस्ट्री में जरूरत आपको नहीं ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ये डाटा याद रखिए कि मोनो एटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 5 होता है, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है। ये आगे जरूरत पड़ेगा आपका। क्लियर है कि नहीं? तो ये रहा बात डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से ही रिलेटेड है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाम से पता चल रहा है इक्वी पार्टीशन, इक्वली डिवाइडेड है एनर्जी। किसके हिसाब से कह रहा है? देखिएगा, कह रहा है एनर्जी इक्वल टू हाफ kT, 1/2 kT इज एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितना होगा? हाफ kT। अब हाफ kT क्या है, इसको समझेंगे। फ्रीडम पर आइडियल गैस मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रहा है। अरे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, इस बात को ध्यान रखना। बस बोलने का मतलब क्या है, लेट सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है और मोनो एटॉमिक है ये, क्लियर है कि नहीं। तो इसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। मतलब या तो ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, या तो वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा, या तो जेड एक्सिस के साथ तरफ मूव करेगा। बोले सर आप रोटेट नहीं करवा रहे। भाई साहब याद रखिएगा, मोनो एटॉमिक अगर है तो इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, रोटेशनल तो होता ही नहीं। अभी जस्ट हमने कवर किया। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये या तो इधर मूव करेगा, या तो इधर मूव करेगा, या तो इधर मूव करेगा। इसका मतलब 3 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी एसोसिएटेड होगा? तो ये कह रहा थ्योरी हाफ kT होगा। और इधर भी कितना होगा? हाफ kT होगा। इधर भी कितना होगा? हाफ kT होगा। माने ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी इक्वी पार्टेड है, मतलब इक्वली डिवाइडेड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा सर, ये तो आपने एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश की। अब ये बात करते हैं ये के क्या है। के कुछ और नहीं, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नाम से जाना जाता है। फिजिक्स में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्लियर है कि नहीं? के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कैसे आया वो अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इस थ्योरी के हिसाब से ये कह रहा है कि एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए।
एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिख रहा है ना, पर आइडियल गैस मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना होगा ना सर, एक का कितना होता है, हाफ kT, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है हाफ kT। अगर इसमें 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेट सपोज इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, f है, हमें नहीं पता कितना है, इसमें कितना था, 3 था। ये तो एक एग्जांपल दिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए एनर्जी पर मोल बताओ, पर मॉलिक्यूल हुआ ये, पर मोल बताओ, तो मोल मतलब हो गया सर मोल, नंबर ऑफ मोल्स मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। इसका मतलब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है रहने देंगे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा आपको, बताइए जरा, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, k इंटू एन ए इंटू टी, ये Na आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा है, क्यों, पर मोल निकालने के लिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बताइए फटाफट। अब सुनिए ध्यान से, इंटरनल एनर्जी पर मोल के बारे में बात हो रहा है, और ये पर मोल क्या निकल के आया, ध्यान से सीखिएगा। एफ को एफ लिख दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1/2 लिख दिया, और इन दो चीज पर ध्यान दीजिएगा, अरे ध्यान दीजिएगा, इन दो चीज पर ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू आता है आर। क्लियर है कि नहीं, और यहां पर जैसे टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम यहां पर लिख देते हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं एफ इंटू हाफ आर टी। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से याद, इस बात को ध्यान रखिएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। क्लियर है कि नहीं, अच्छा आगे बात करते हैं। अच्छा, फॉर एन मोल्स के लिए अगर बात किया जाए, हमें कितना मोल पर मोल किए थे, मतलब 1 मोल के लिए हमने किया था, समझ में आ रहा है कि नहीं। फॉर एन मोल्स के लिए क्या होगा, यहां पे लिखते हैं, फॉर एन मोल गैस, फॉर एन मोल गैस, अगर गैस कितना हो, एन मोल हो, ये तो पर मोल निकाले, एन मोल हो तो क्या होगा, इसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, फॉर एन मोल एनर्जी कितना होगा। तो सर एक काम कीजिए ना, इसमें एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम हो जाएगा, समझ में आ रहा, 1 मोल के लिए इतना, तो एन मोल के लिए कितना, एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां पर कांस्टेंट है 1/2 हमने लिखा, उसके बाद क्या है, आर है, टी है, एफ है, और एक एन से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इसको थोड़ा सा चेंज वेंज करके लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा चेंज वेंज करके लिखेंगे। तो U इक्वल टू दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, एन आर टी, एक साथ लिखिए, एन आर टी डिवाइड बाई 2 हमने लिख दिया, और टेम्परेचर को अलग से लिखा। क्यों लिखे हम ऐसे, क्यों लिखे हम ऐसे, क्योंकि हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। ये इंटरनल एनर्जी, सॉरी एनर्जी एनर्जी बोल रहे थे, इंटरनल एनर्जी, गैस के अंदर कौन सा एनर्जी है यार, इंटरनल एनर्जी है, तो एनर्जी की जगह यू लिखते हुए आ रहे थे, इंटरनल एनर्जी ही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सो यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम कहना चाहते हैं कि इसका अगर चेंज निकालना, ये चेंज कैसे होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस का किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो क्या इस फॉर्मूला को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू nRT/2, nRT/2, यहां पे क्या लिखना होगा, डेल्टा टी, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूला को रट्टा मारो भाई साहब, क्लियर है कि नहीं है, इस फॉर्मूला को रट्टा मारो। 3 स्टार दे दिया इसको, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अभी 5 स्टार वाला बाकी है। तो nRT/2 डेल्टा टी, यहां एक फॉर्मूला, यहां से हमने एक बात बताया था, उसको भी पॉइंट आउट करके साइड में लिख लीजिएगा। क्या हमने बोला था, यहां पर नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, क्या चीज ना, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एन ए इज इक्वल टू, हमने बोला था क्या होता है, आर। इसका मतलब ये हुआ कि जब के इक्वल टू क्या हो गया, आर अपॉन एन ए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करना होगा, गैस कांस्टेंट। अच्छा, यहां पे आर का वैल्यू क्या लेना होगा, यहां पे बता देते, आर का वैल्यू आपको क्या लेना होगा, जूल वाला लेना होगा, जूल वाला 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू लेना होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा।
तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? के क्या लिए थे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? के कैसे आया था, नहीं आया था, इन दोनों को डिवाइड करने से आ जाता है। तो जो भी हो, क्या आपको ये बातें क्लियर हो चुकी है? एग्जाम्पल में हमने यहां पर ये बात भी बता दिया कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना होता है? हाफ kT होता है। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है पर मॉलिक्यूल, लेकिन पर मोल नहीं, पर मॉलिक्यूल। और अगर मोल के हिसाब से काम करेंगे तो मोल से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। nRT, n क्या? नंबर ऑफ मोल्स, r इज द गैस कांस्टेंट, t इज द, t क्यों लिखे हैं यहाँ पे? nRF होगा, गलती से nRF, यहाँ पे f है बच्चा, यहाँ पे क्या है? nRF, गलती से nRF, t को हमने बाहर लिखा है। क्लियर है? गलती हो गया था। चलिए समझ में आ गया? टाइम रहता ठीक कर लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट है वो, उसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस लॉ का जो नोट्स है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इस चीज को आप नोट कर ले। पहले इस चीज को हम समझाते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिस लॉ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये लॉ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको देता है। टेम्परेचर के बारे में क्या आपका नॉलेज है इस चीज को बताता है कि सीखो भाई टेम्परेचर का मतलब ये है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली जीरोथ लॉ किस बात पर बेस्ड है? टेम्परेचर पर बेस्ड है। ओके, दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोइंग, लिख रहा है, इफ अ सिस्टम ए is in thermal equilibrium with a system C, and if B is also in thermal equilibrium with system C, then A and B are in thermal equilibrium with each other whatever the composition of the system। माने किसी भी कंपोजिशन से सिस्टम बना है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो टेम्परेचर के बारे में बात करता है। क्या कहता है? सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई एक सिस्टम है, लेट सपोज ए एक सिस्टम है जो किसी सिस्टम सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पर है, सिस्टम सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पर है, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। थर्मली इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम है। लेट सपोज इसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेट सपोज इसका भी टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे? ये दोनों एक दूसरे का थर्मली इक्विलिब्रियम पर है। सिमिलरली मान के चलिए एक और सेपरेट बॉडी है बी, या आप कह सकते हैं एक सिस्टम है बी जो अगेन सी के साथ अलग से सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पर है। यही वाला सिस्टम है जो यहां पर लिखे हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके साथ भी क्या है? थर्मली इक्विलिब्रियम पर है। तो आपने कहा था पहले ही कि सी का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है तो ऑब्वियसली दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो ये लॉ कहता है कि भाई ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ नहीं होगा, ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर होगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो सर इसका यूज क्या होगा? इसका यूज क्या है? इसका यूज देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करते हैं। कहा गया, मान लीजिए कि एक सिस्टम है और एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी। ठीक, ये दोनों एक दूसरे का थर्मली इक्विलिब्रियम पर है, मतलब हमारा दिमाग में ये चलेगा दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। और यहां पर कह देगा एक सिस्टम है सी जो जो ए के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पर है, ए के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पर है। ये कह दिया सवाल में। दिस इज योर सवाल। और आपसे पूछ देगा कि जरा बताइए सभी का टेम्परेचर, जरा बताइए सी का टेम्परेचर क्या, नहीं बी का टेम्परेचर क्या है। मान के चलिए कि टेम्परेचर ऑफ सी जो है आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? अगर सी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ए का टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बी का भी टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? तो यही इसका फंक्शन है समझने का। मतलब यहां अगर टेम्परेचर ऑफ सी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप कहेंगे टेम्परेचर ऑफ ए इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर टेम्परेचर ऑफ ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ बी भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? ये इसका यूज है। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत आसान सा थ्योरी था।
हमने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? पहले डेफिनेशन को देखिए, फिर चीजों को समझते हैं। नहीं, पहले समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, आपके पास एक सब्सटेंस है, क्लियर है? इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, तो क्या कीजिएगा? सर बेसिक आइडिया जाता है, सर हीट देंगे इसको, हीट करेंगे इसको सर। तो आप इसमें जितना हीट दीजिएगा, इसमें आप जितना हीट दीजिएगा, क्या इसका टेम्परेचर में उतना ज्यादा चेंज होगा? यस सर, जितना ज्यादा हीट हम अप्लाई करेंगे इस पे, उतना ज्यादा इसका टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो क्या हम एक बात यहां से लिख सकते हैं कि हीट जितना अप्लाई करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका चेंज इन टेम्परेचर। बोला क्या? इसका टेम्परेचर चेंज करना है, उपाय हमने लगाया, हीट कर देते हैं। तो क्या जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा? तो हम लिख रहे हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कोई दिक्कत? यहां कहीं पर यह बात नहीं लिखा हुआ, ये बात लिख सकते हैं हम लोग आराम से। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमको हटाना है और एक कांस्टेंट डालना है। यहां लिख रहे कांस्टेंट की जगह सी, और यहां पर क्या लिखा हुआ? डेल्टा टी। क्लियर है? ये जो सी है ये क्या है? तो सी इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई डेल्टा टी। बच्चा ये जो सी आपको दिख रहा है, यही सी क्या है? हीट कैपेसिटी। क्लियर है? अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, इसका दो नाम है। हीट कैपेसिटी बोलिए या थर्मल कैपेसिटी बोलिए, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है? किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है, मतलब ये हर सब्सटेंस में होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे किसी वायर में क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि लाइट को कितना बेंड करेगा वो। उसी तरह से ये हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा है? अगेन हम पढ़ रहे हैं, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, इज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड to an object to produce a unit change in its temperature, to produce unit change in its temperature। ऐसे लिखता है तो बच्चा समझ ही नहीं पाता। यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर का मतलब, मान लीजिए जब आपने टेम्परेचर चेंज कितना किया? डेल्टा टी, तो आपको कितना हीट देना पड़ा? क्यू हीट देना पड़ा। समझ में आ रहा है? आपने टेम्परेचर में चेंज किया कितना? डेल्टा टी, और आपको हीट कितना देना पड़ा? क्यू देना पड़ा। तो आपसे पूछ रहा है यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट चेंज इन टेम्परेचर मतलब समझ में आ रहा है? मान लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 पर केल्विन ले सकते, 1 केल्विन टेम्परेचर ले लीजिए, कोई भी लेना आप लोग। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको कितना हीट देना पड़ेगा? क्यू बाई डेल्टा टी। अरे बच्चा, यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ रहे हो कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। हमने यहां लाया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यूनिट चेंज इन टेम्परेचर करना है, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर आपको करना है, तो कितना हीट करना पड़ेगा? क्यू बाई डेल्टा टी। मैंने टोटल हीट आपने कितना दिया और डिवाइड बाई कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ। हीट बाई चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं। क्या डेफिनेशन क्लियर हो गया ना? यूनिट चेंज करना है टेम्परेचर में, जितना हीट देना पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। एंड इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। हर मैटर में ये प्रेजेंट होता है। तो C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी याद रख सकते हैं। C का यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट कैसे निकालते हैं? देखिए यूनिट कैसे निकालते हैं। यहां दिख रहा हीट, हीट का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? जूल। टेम्परेचर चेंज हुआ है तो पर केल्विन लिख सकते हैं, या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं सिचुएशन वाइज, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे। क्लियर है कि नहीं? जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी हो गया। एक बात और यहां पर बताना चाहेंगे हम, हीट कैपेसिटी जो है वो दो तरीके से निकाला जाता है। हीट कैपेसिटी सी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक सिचुएशन होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
सर टेम्परेचर भी लिख दीजिए। अरे मूर्ख इंसान, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो टेम्परेचर में चेंज कहां आएगा? टेम्परेचर चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, तभी जाके हीट कैपेसिटी निकाल पाओगे। तो या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप हीट कैपेसिटी निकालोगे या कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट कैपेसिटी निकालोगे। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी निकालोगे तो इसे हम CV कहेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी निकालोगे इसे हम क्या कहेंगे? CP कहेंगे। अब इन दोनों में काफी सारा रिलेशन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको हीट कैपेसिटी समझ में आ गया है? क्लियर है? अब मन में सवाल आएगा कि सर ये जो सब्सटेंस आपने लिया था कितना लिया था? समझ में आ रहा कि नहीं है? सर थोड़ा लिया था, ज्यादा लिया था, 1 kg लिया था, 100 kg लिया था, कितना लिया था? क्लियर है कि नहीं? बोलने का मतलब ये जो हीट कैपेसिटी आपने निकाला, वो हीट कैपेसिटी किसका आपने निकाला? भाई किसी का भी निकाला ये। लेकिन अगर आप यहां पर इसके क्वांटिटी को फिक्स कर देंगे, स्पेसिफिक कर देंगे, उस समय इसी हीट कैपेसिटी का नाम बदल करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। स्पेसिफाई कर दिए कि इतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी बताओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि हीट कैपेसिटी क्या होता है, कि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू C डेल्टा T। मतलब आप सीधा सीधी ये कह सकते हैं Q जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यस सर। हाँ सर। क्या C टेम्परेचर डिपेंडेंट है? सवाल ये है, C क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट? हाँ, सर फॉर्मूला यहां से आपने ये लाया कि C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई डेल्टा T। सर C टेम्परेचर डिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से अगर Q डेल्टा T पर डिपेंड कर रहा तो C ऑटोमेटिक डिपेंड कर जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर C कहीं पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया रहे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए C इस तरह से लिखा हुआ है, मान के चलिए इस तरह से लिखा हुआ 2t² प्लस 3t ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो T है वो क्या है? ये जो T है ये क्या है? टेम्परेचर है। ध्यान रखिएगा, कैपिटल T भी लिख सकता है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। T क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर है। मतलब C किस बात पर डिपेंड कर रहा है? अभी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा तो C भी अलग अलग हो जाएगा। अगर ऐसा है तो C को तो Q को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर आपको क्या लिखना होगा Q का फॉर्मूला? तो ध्यान रखिएगा कि Q इक्वल टू आपको लिखना होगा C, और यहां डेल्टा T के जगह क्या लिखना होगा? DT, और इसका क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। सर कहां से कहां तक? सर इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक। ध्यान रखिएगा, T यहां पर क्या है? कैपिटल T लिख देते हैं। चलिए, T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर, और C बार बार कह रहे हैं क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। इस तरह का कोई इक्वेशन देते हुए आपको देगा, तो आप क्या कीजिएगा? पूरा का इंटीग्रेशन कीजिएगा, तब यहां से क्या निकल करके आएगा? हीट निकल करके आएगा। तो कभी कभी जरूरत पड़ता है, हर समय जो है C ही निकालने बोलेगा, आपको जरूरत नहीं, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी हो सकता है आपको क्या निकालने बोल दे? हीट निकालने बोल दे। क्लियर है कि नहीं? और C बोल दे कि एक टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर बदल रहा है तो C बदल रहा है। चलिए बताइए हीट कितना देना पड़ा है आपको? समझ में आ रहा है? तो हीट कितना देना पड़ा है इस हिसाब से निकाले हमने। क्लियर है कि नहीं? Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C डेल्टा T। C क्या है? कांस्टेंट नहीं है, C को बाहर मत कर दीजिएगा अभी। समझ में आ रहा है? उस समय इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन दिए थे, कांस्टेंट था। लेकिन अगर ये बात सवाल में कह दे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको सेपरेटली बता रहे हैं अलग से। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने जैसे कि बोला कि ये जो सब्सटेंस है उसका क्वांटिटी को हम यहां पे फिक्स कर दें। ये जो सब्सटेंस हमने लिया था इसको हमने हीट किया था, और जैसे ही हमने इसको हीट किया था इसका टेम्परेचर में चेंज आया था। कितना चेंज आया था? तो डेल्टा T आया था। मान लेते हैं पहले T1 था, बाद में T2 हो गया। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? T2 माइनस T1, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, हम इसको बता रहे हैं। लेकिन अगर इसका क्वांटिटी को हम फिक्स कर दें, क्वांटिटी मतलब मास को अगर यहां पर हम फिक्स कर दें, कितना हो जाए? 1 kg हो जाए, यूनिटी हो जाए, 1 ग्राम हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा यूनिट में ले रहे हैं तो हीट को भी ऐसा यूनिट में लीजिएगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको भी ऐसा यूनिट में लीजिएगा, बस यही बात है। ग्राम भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इस समय जो इसका हीट कैपेसिटी होगा कि कितना हीट देंगे हम, सुनो ध्यान से, 1 kg सब्सटेंस को हम कितना हीट सप्लाई करें कि इसका चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाए? कितना हो जाए? 1 केल्विन हो जाए। उसको, उस हीट को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हम इसको S लिख रहे हैं। ध्यान रहेगा इस बात का। क्लियर है कि नहीं?
ध्यान रहेगा, हर जगह बुक वगैरह में जाइएगा तो कैपिटल सी लिखा हुआ मिलता है, यहाँ सी लिख करके ध्यान रखिएगा, जो इतना देर से लिख रहे हैं ना वही है, कैपिटल सी है, या तो ये सी पी लिखा रहेगा और क्या लिखा रहेगा, सी वी लिखा रहेगा, कैपिटल है ये, इसको ऐसे लिख करके कैपिटल लिख लीजिएगा, कैपिटल। बुक्स के लिए आप बता रहे हैं, हम हर जगह कंफ्यूज ना हो इस वजह से एस का यूज फिलहाल हम करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो हमने ये बात कहा कि सर हीट देना होगा, कितना हीट देंगे? तो अभी हमने बोला कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर का, अभी हमने बताया, हाँ ना। और हमने बताया कि यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिए, तो यहां पर एक कांस्टेंट जैसे लगा दिए तो ये इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर इतना ही था, लेकिन यहां पर अब क्या आ चुका है कि मास भी आप फिक्स कर दिए, पर यूनिट मास का कहानी चल रहा है, पर यूनिट मास C इक्वल टू यहां से आपने निकाला था, C इक्वल टू आपने निकाला था यहां से Q बाई डेल्टा टी। मतलब क्या था, हीट प्रोवाइडेड पर यूनिट टू इंक्रीज पर यूनिट टेम्परेचर, यस और नो, टू इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर कह सकते हैं हीट सप्लाइड टू चेंज यूनिट टेम्परेचर। यूनिट टेम्परेचर जो भी बात था वो नीचे आ जाता था, अभी बोल रहा है पर यूनिट मास। तो पर यूनिट मास अगर आ जाएगा तो C इक्वल टू यहां पर क्या ये बात लिख पाएंगे आप? नहीं, पर यूनिट टेम्परेचर तो था, अभी भी है, और साथ में एक मास का यूनिट भी आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां लिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट, आपने कितना क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई किया जूल में, एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास भी है यहां पर, ऑफ द मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं? आप ये तो लिख ही रहे थे उतना देर से, ये नया चीज आ गया, बस ये मास आ गया यहाँ पर। भाई 1 kg के लिए अगर कर रहे हो तो बस चुपचाप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि M1 है, आपका क्वांटिटी अलग अलग भी तो हो सकता है। 10 kg होगा तो क्या करेंगे आप, 10 कहाँ बैठाएंगे, डिवाइड में, क्योंकि यूनिट मास के लिए निकालना होगा। 10 kg के लिए जो हीट कैपेसिटी निकलेगा वो कितना आ जाएगा, Q बाई डेल्टा टी। तो 1 kg के लिए कितना आएगा, Q बाई 10 डेल्टा टी आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 10 नीचे जाएगा ना, तो इसी चीज को हमने यहां लिखा है कि पर केजी मास के लिए, यूनिट मास बोलिए, ग्राम भी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो जब आप ग्राम में लीजिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा, तो जो एनर्जी दैट इज हीट निकलेगा वो भी सीजीएस में निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? अर्ग में निकल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसे हम सी नहीं लिख करके क्या लिखा करेंगे, हमने जैसे कि बोला बिना कंफ्यूजन का एस। क्लियर है? सो यहां से याद रखिएगा, सी के जगह हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, एस, और यहां पर एस लिखेंगे, ठीक, यहां पर एस लिखेंगे। कोई दो अलग चीज है क्या? बिल्कुल नहीं, अलग चीज नहीं है, बस यहां पर हमने अमाउंट को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया, पर केजी के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप सब्सटेंस का मास को फिक्स नहीं करते तो उसको सिंपल हीट कैपेसिटी बोलेंगे, लेकिन अगर फिक्स कर दिए हैं मास को, 1 kg के लिए निकाल रहे हैं या 1 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं, तो उसी को क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या आपको यह बात समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो चलिए इसका थोड़ा बहुत और आगे लेके चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जरा इसका यूनिट बताइए, क्योंकि हीट कैपेसिटी का यूनिट आपने देखा था और अब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट देखेंगे। तो ऊपर दिख रहा है आपको क्या, क्यू, हीट, जूल आ जाएगा, नीचे आपको मास दिख रहा है तो क्या आ जाएगा, पर केजी आ जाएगा, टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है तो पर केल्विन आ जाएगा। तो बस दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, हीट कैपेसिटी क्या होता है, जूल पर केल्विन, और ये क्या होता है, जूल पर केल्विन पर केजी होता है। क्लियर है कि नहीं? दोनों में यही डिफरेंस है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। यहां से आप एक काम कर सकते हैं, चलिए नीचे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। यहां से आप ये कर सकते हैं कि सर Q बराबर, इसका मतलब हम लिख सकते, कभी कभी जरूरी नहीं कि S निकालने दे, हर समय जरूरी नहीं है, Q निकालने देते तो हो सकता है ना इस फॉर्मूला से। तो इसको इधर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी। और फिर से हम कह रहे हैं कि अगर यहां पर जो S है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट दे दिया जाए। क्या बोल दे कि S जो है वो क्या है, S अगर क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, S कुछ इस प्रकार दिया हुआ रहे कि मान लीजिए 2t² प्लस 3t समथिंग एल्स, यहाँ पे t क्या है, टेम्परेचर है, ऐसे दे दिया जाए, तो आप हीट कैसे निकालेंगे, जरा बताओ। बोलेगा कि कितना हीट आप देंगे, कितना हीट आपको देना पड़ेगा अगर आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ इस प्रकार है,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसके लिए, हीट के लिए। तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ एम एस दिख रहा है, एम एस दिख रहा है, और डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे, डी टी। ये आपको जरूर बताएगा यहाँ पर कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है और फाइनल टेम्परेचर कितना है। तो इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक आपको इंटीग्रेट कर देना होगा। क्लियर है कि नहीं? दोनों ही दिख रहा है, सेम ही चीज है। यहाँ पर सी दिख रहा है, हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पर अमाउंट है, कितना अमाउंट है, पर केजी के लिए निकाल रहे हैं। इसका मतलब अगर जितना केजी आपको देगा उतना केजी आपको लिखना होगा। मतलब सर ये कांस्टेंट है, हाँ, ये m को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो तुम, लेकिन s को मत करना, क्योंकि s जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? काफी डिटेल में समझाने का प्रयास किया हमने। बाकी आपको क्या, ये दोनों चीज, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों समझ में आ गया। हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वहां पर। अब नेक्स्ट जो बात है वो है मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें एक और नया टर्म दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी समझना है। और मोलर हीट कैपेसिटी को, हीट कैपेसिटी को तो सी लिखते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी के लिए खाली बेस में क्या लगा दीजिएगा, एम। ध्यान से सुनिए, ये जो सी लिख रहे हैं वो स्मॉल सी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या है, स्मॉल सी, ध्यान रहेगा ना। इसके पहले हमने क्या बोला था, कैपिटल लिखा था। हीट कैपेसिटी में भी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी कैपिटल में सी लिख रहा था, यहाँ पर क्या है, स्मॉल सी है, याद रहेगा। या तो आप इस तरह से सी को थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में लिख लीजिए, स्मॉल सी, समझ में आ जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी, आगे बात करते हैं। व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी बच्चा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या किए थे, पर यूनिट मास हमने हीट कैपेसिटी निकाला था। यहां पर क्या करेंगे, पर यूनिट मोल हम हीट कैपेसिटी निकालेंगे। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस अभी भी दिया हुआ, उस समय भी दिया हुआ था, उसका मास दिया हुआ था, इसमें मोल्स दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए क्या कह रहा है, द मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। इसका मतलब यह है कि मोलर हीट कैपेसिटी जब आप निकालेंगे तो Q बाई डेल्टा टी तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन पर मोल का बात हो रहा, पर केजी का बात नहीं हो रहा। पर केजी होता था तो यहां मास लिखते थे, पर मोल हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे। लेट्स सपोज n इज द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है कि नहीं है? n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर 1 मोल है तो यहाँ पे 1 बैठाइए, सिंपल क्या आ जाएगा, Q बाई डेल्टा टी आ जाएगा। 10 मोल है तो 10 बैठाइए। दिस इज व्हाट, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। आई होप आप लोगों को समझ में ये बात आ गया होगा। अब इसका यूनिट देख लेंगे, और यूनिट देखने के बाद आगे टेम्परेचर के बारे में भी बात कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं इसका यूनिट क्या होगा, जरा बताओ। मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? क्या सेम है सब कुछ? नहीं, सेम नहीं। ये क्या है, जूल है। ये टेम्परेचर है, मतलब पर केल्विन हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो जूल पर केल्विन पर मोल है। हाँ, क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। सर किसका यूनिट देखे थे, याद करो, कुछ आ रहा है सर। आर का वैल्यू होता था 8.314 और यूनिट होता जूल पर केल्विन पर मोल। ऐसा कुछ चीज है क्या ये? हाँ, ऐसा ही कुछ चीज है। इसका मतलब इसके साथ उसका कोई रिलेशन है? हाँ पक्का, अगर यूनिट सेम है तो पक्का कोई रिलेशन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखेंगे, वो बाद की बात है। बट हम अभी यहां पर है, क्या यूनिट समझ में आ गया, जूल पर केल्विन पर मोल होता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, कभी कभी हीट निकालने के लिए बोल देता है कि इतना मोल गैस है, टेम्परेचर इतना से इतना हो गया है, तो कितना हीट सप्लाई किया है, कितना मोल गैस है, कितना केजी गैस है दिया हुआ रहे, और बोले टेम्परेचर इतना से इतना चेंज किए हैं, तो किसका यूज करेंगे आप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और अगर बोलते कितना मोल गैस है, मान लीजिए 10 मोल गैस है, इसका टेम्परेचर पहले इतना था, बाद में टेम्परेचर इतना हो गया, तो आपने कितना हीट सप्लाई किया, ऐसा पूछ दिया। तो यहां से हीट निकाल सकते हैं आप कि हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी एम डेल्टा टी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर फिर से कह रहे हैं कि अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, समझ में आ रहा, अगर सी एम दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसका मतलब टेम्परेचर के साथ साथ ये बदलेगा। अगर इस तरह से एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, सीएम इस तरह से दिया हुआ, मान के चलिए कि 2t² + 4t, ऐसा कुछ भी दिया हुआ, और यहाँ पे t क्या है, टेम्परेचर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
सर डेल्टा टी जो लिख रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा। Q इक्वल टू आपको क्या लिखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ n cm dt लिखना होगा, डेल्टा टी। और यहाँ पर dt के जगह यहाँ पर टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। कहां से कहां तक, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2 हमने मान लिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, इसको मत कीजिएगा गलती से भी, क्योंकि cm क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ। तो वेरिएबल को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं करते हैं जब तक इंटीग्रेशन आप नहीं करते, इंटीग्रेशन करके बाहर आएगा। क्या बातें क्लियर है, क्या बातें सभी क्लियर है, यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अगर ये बातें क्लियर है तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपने पढ़ा और अभी जो आपने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा, इन दोनों में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन यहां पर हम आपको बताना चाह रहे हैं। इस चीज को मिटाते हैं। तो सर आर के साथ भी रिलेशन, हाँ आर के साथ रिलेशन, यूनिट सेम है ना, अभी बताएंगे, वो भी बताएंगे। हम कह रहे हैं कि आपने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके साथ रिलेशन होता है मोलर हीट कैपेसिटी का, मोलर हीट कैपेसिटी। इन दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स दिया होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या दिया होता है, एक्चुअली में वेट या मास दिया हुआ होता है। सर वेट या मास दो तो अलग चीज है। सर फिजिक्स में अलग फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से माना, इतना छोटे छोटे चीज का मास और वेट सेम ही कंसीडर करते हैं केमिस्ट्री में हम लोग। तो आप कह सकते हैं वेट ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर वेट ऑफ द सब्सटेंस दिया हुआ है, इन दोनों को अगर इक्वलाइज हम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस n के साथ नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या करना पड़ेगा, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलर मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट मोल। समझ में आ रहा कि नहीं। तो पर यूनिट मोल अगर पता है तो मोल का नंबर तो यहां पता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाँ कि ना। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आपको दिख रहा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स के साथ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बच्चा यही बात हम करना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी में अगर आप मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल सी लिख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। इज इक्वल टू क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी स्मॉल सी है, इस तरह से लिख रहे हैं, बेस में m लिख दे रहे हैं, और ये क्या हो गया, कैपिटल M, दिस इज मोलर मास, कैपिटल M इज मोलर मास। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है मोलर हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास। क्लियर है कि नहीं। कभी कभी जरूरत पड़ जाता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, तो मोलर मास को इससे डिवाइड कर देंगे हम, सिंपल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बातें क्लियर है। सर बहुत सारे रिलेशन, ये एक रिलेशन है जो आपको बताया गया, और भी बहुत सारे रिलेशन है जो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट क्या कह रहा है। सिंस गैसेस ऑन हीटिंग शोज कंसीडरेबल टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्सपेंशन, एक सिस्टम है, ध्यान से समझते चलिएगा। यहां पर हमने पिस्टन लगा दिया है और ये रॉड है, अंदर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से समझिएगा, इधर उधर हो जाएगा थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। गैस सिंस गैसेस ऑन हीटिंग शोज कंसीडरेबल टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्सपेंशन, जैसे इसको हम हीट करेंगे तो हमें ये बात पता है गैस का नेचर है, क्या करेगा, ये एक्सपेंड करने को ट्राई करेगा, हाँ ना, बोलो, एक्सपेंड करने को ट्राई करेगा ना। और एक्सपेंड कब कर पाएगा, जब हम यहां से प्रेशर जो लगा रहे हैं, जो भी प्रेशर लगा रहे हैं पी एक्सटर्नल, उसको हम क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें। कांस्टेंट रख दें मतलब चेंज नहीं कर रहे। अगर हम बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हैं वो अगर बदल नहीं रहे हैं तो अंदर का प्रेशर तो अभी बढ़ गया होगा ऑब्वियसली, तो वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो आगे लिख रहा है एक्सपेंशन इफ हीटेड अंडर कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारा अगर कांस्टेंट है तो ये क्या करने का कोशिश करेगा, एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा। क्लियर है कि नहीं। जैसे ही एक्सपेंड कर जाएगा, सुनो ध्यान से, फिर क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया। आगे लिख रहा है अगर एक्सपेंड कर गया, अगर ये एक्सपेंड कर गया तो इसका टेम्परेचर हमें जो इंक्रीज करना था, कितना इंक्रीज करना था, लेट सपोज
टेम्परेचर T1 जो है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमको टेम्परेचर लाना था 26 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमें इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज करना था, उसको इंक्रीज करने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ हीट आपने यहां सप्लाई किया है वो ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? क्योंकि ये फैल चुका है, आपने प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया, आपने कांस्टेंट रखा था, बस ये क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया। तो गैस का नेचर है, चूंकि एक्सपेंड कर गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। वॉल्यूम जब बढ़ चुका है, वॉल्यूम जब इसका बढ़ चुका है तो ज्यादा एरिया को हीट देना पड़ेगा, और ज्यादा एरिया को अगर हीट देना पड़ेगा तो ज्यादा हीट दे करके इसका टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा? राइज करना पड़ेगा। तो यहां लिख रहा है एन एडिशनल एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, एडिशनल एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड फॉर राइजिंग इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप राइज कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिव टू दी रिक्वायर्ड अंडर दी कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। अब इस कंडीशन को भी समझ लीजिए कि मान के चलिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने यहां पर पिस्टन लगाया है और क्या किया, इसके अंदर गैस रखा है और आपने क्या किया है ना, इसका वॉल्यूम को कर दिया है कांस्टेंट। वॉल्यूम आप चेंज नहीं होने दे रहे, वॉल्यूम को कर दिया है कांस्टेंट। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये तो एक्सपेंड करने का ट्राई करेगा बट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। आपको पता है अगर एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होता है ऑब्वियसली तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो जल्दी से 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो जल्दी से नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे हैं, यहां से जो आप क्या निकालते हैं ना, स्पेसिफिक या मोलर वाला लिख लेते हैं। मान लीजिए अंदर में क्या है, अंदर में क्या है, 1 मोल गैस है। अंदर में कितना है, 1 मोल गैस। 1 मोल गैस है, कितना है, 1 मोल गैस है। इसके अंदर भी क्या है, 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है। क्लियर है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिखते थे, CM लिखते थे, हाँ ना। लेकिन चूंकि हम यहां पर क्या किए हैं, प्रेशर को कांस्टेंट लिखे हैं, इस स्मॉल सी ही है बच्चा, स्मॉल सी, ध्यान से, और प्रेशर को क्या है, कांस्टेंट, इसीलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, CP। क्लियर है कि नहीं? यहां पर क्या किए हैं, यहां पर इस कंडीशन में हम क्या किए हैं, इस कंडीशन क्या है किए हैं ना, मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए वॉल्यूम यहां कांस्टेंट किए हैं तो स्मॉल सी लिखेंगे, मोलर है इस वजह से स्मॉल लिख रहे हैं, और V लिख देंगे। क्लियर है ना? आपसे अब पूछ रहे हैं इतना जानकारी लेने के बाद कि कहां ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, यहां ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, इसका मतलब यहां ज्यादा हीट दीजिएगा। इसी हीट को हम क्या कह रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं ना, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज इट्स टेम्परेचर, टू राइज 1 मोल ऑफ गैस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब ये जो हीट है वही तो है ये। क्लियर है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि सर Cp इज ग्रेटर देन Cv। इस बात को ध्यान रखिए, यहां से बताते हुए चल रहे हैं, यहां सारे रिलेशन एक एक करके आएंगे। Cp इज ग्रेटर देन Cv। मन में सवाल अब आएगा कि सर हाउ मच, कितना ज्यादा है, तो हम कहेंगे यहां से कि Cp इज इक्वल टू क्या होता है ना, Cv प्लस वर्क डन। आपने वर्क डन जो किया, आपने नहीं, सिस्टम ने। अच्छा देखो ध्यान से, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था तो ये क्या किया है, एक्सपेंड हुआ है, मतलब वॉल्यूम में चेंज आया है। अगर वॉल्यूम में चेंज आया है इस सिचुएशन में, वॉल्यूम में अगर चेंज आया तो वर्क डन हुआ है। एक्सपेंशन में जो वर्क हुआ है वो यहां पर है, तो लिखेंगे वर्क डन ऑन एक्सपेंशन, वर्क डन ऑन एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया सर, वर्क डन ऑन एक्सपेंशन। ये वर्क डन किसके बराबर है भाई, ये वर्क डन किसके बराबर है, तो सर P डेल्टा V। कौन सा P, ये जो लगा रहे हो तुम, एक्सटर्नल प्रेशर जो कि कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है? ओके सर, आगे बात करते हैं। तो यहां पर ये बात थोड़ा साइड में आते हैं और रफ करते हैं, नोट करके साइड में ये चीजों को लिख सकते हैं आप। वैसे केमिस्ट्री में उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, बट बता दे रहे हैं P डेल्टा V। सुनिएगा, आइडियल गैस का इक्वेशन है बच्चा, PV इक्वल टू क्या इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। क्लियर है कि नहीं?
लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम जैसे ही चेंज कीजिएगा इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी। लेकिन यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं? तो कितना मोल गैस लिए थे आप सबसे पहले बच्चा, मोलर हीट कैपेसिटी में कभी भी कितने मोल ऑफ गैस लेते हैं, 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या बैठा दे रहे हैं, 1 बैठा दे रहे हैं, 1 मोल है। और चेंज इन टेम्परेचर कितना राइज करना है, टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आपको राइज करना है, या फिर 1 केल्विन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम पी डेल्टा वी यहाँ पे जो लिख रहे हैं आप, पी डेल्टा वी, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ओनली क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। अगर आप आर लिख सकते हैं तो पी डेल्टा वी यहाँ पर जब लिखते हैं तो वहां आर भी लिखा जा सकता है। सो दैट आप कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी प्लस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है फिजिक्स में अगर आप पूछा जाए? हाँ सर, इसका यूनिट और इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है, तो अगर यूनिट सेम है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। बिना यूनिट सेम हुए क्या ऐड कर सकते थे हम? हमने देखा था ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या था, जूल पर मोल पर केल्विन, और आर का भी यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान से सुनिए। आगे जो रिलेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। इसको रट्टा मार लीजिए। और यहाँ सीपी और सीबी क्या है, ध्यान रखिएगा, सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है। मोलर हीट कैपेसिटी ब्रैकेट में लिख देते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीबी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? कभी कभी डायरेक्टली जरूरत पड़ जाता है कि सीपी माइनस सीबी कितना है, हाउ मच है, हाउ मच कितना हो जाएगा बच्चा, बोलो, सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस यहाँ पे सीवी आ जाएगा, सॉरी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर लिख रहे हो। आर कितना हमें पता है, 8.314 जूल होता है। अरे नहीं नहीं, कितना होता है बोलो जरा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैलोरीज में लिखना चाहो तो कैलोरीज में भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, अगर कैलोरीज में चाहो। याद रहेगा क्या, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, और आर की जो वैल्यूज है वो हम देख रहे हैं, कैलोरी में 2 होता है, और जूल पर मोल पर केल्विन में क्या होता है, 8.314 होता है। तो डायरेक्टली जब जरूरत पड़े तो उसका यूज करेंगे। अभी फिलहाल आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। सर बहुत टीचर डायरेक्ट बता देता है केमिस्ट्री में, क्योंकि जरूरत नहीं है, उनको गलती नहीं बोलेंगे, फिजिक्स में जरूरत होता है ये वाला बात। और ये वाला बात भी याद रखिएगा, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीबी होता है, कितना होता है, वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन आर के बराबर आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? अगर ये सब बातें क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे ये जो सीपी और सीबी का गेम है, इसके आगे हम कुछ क्लासेस के बाद फिर वापस आएंगे, तब हम लेंगे। सीपी और सीबी का ये दो जो रिलेशन आपको यहाँ पर हमने बताया, सिर्फ एक ही है शायद, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। आपको यहां से भी पता चल रहा है कि सीपी ज्यादा है सीबी से। तो ये जो रिलेशन है यहाँ पर सिर्फ यूज करेंगे हम जो आगे आने वाले क्लासेस होंगे, बट हम सीपी और सीबी के बीच में और भी रिलेशंस होते हैं। अगर आप फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी पढ़ चुके हैं तो पता होगा, और नहीं तो केमिस्ट्री में भी जरूरत होता है, पॉइजन्स रेशियो से रिलेटिव करके जरूरत पड़ता है। तो हम आगे उसका बारे में बात करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर उसका आग लगा चुके हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पढ़ा चुके हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड होता है, तो वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा काम है एक सवाल कम से कम इस टॉपिक से रिलेटेड देखें, ताकि ये समझ में आए कि हमने कुछ सीखा है बोल। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। The amount of heat required to rise the temperature of 3 ग्राम एल्युमिनियम, आपके पास सैंपल क्या है, 3 ग्राम एल्युमिनियम है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, तो कितना हीट लगेगा वो बोल रहा है। कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना, फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हीट है, इज 4.5 किलो जूल, ये अमाउंट ऑफ हीट है। क्लियर है कि नहीं? क्या पूछा जा रहा है, फाइंड मोलर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले ये बात बताइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? सर हीट रिक्वायर्ड अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपसे पूछे मोलर हीट कैपेसिटी, जिसे आप क्या कह रहे थे, सीएम, मोलर हीट कैपेसिटी क्या था सर, हीट रिक्वायर्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी, यही था। तो क्या क्या चाहिए बस देख लीजिए, हीट चाहिए, क्या हीट नहीं है, हीट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 4.5
किलो जूल है बच्चा, किलो मतलब 10⁻³ जूल लिख दिया हमने। क्लियर है कि नहीं? जहां तक बात है एम मास, कितना अमाउंट है देख लीजिए, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 3 ग्राम है, 3 ग्राम दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? और क्या है, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 कर रहा है, तो 30 - 25 दैट इज 5, सिंपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए, या सिंपल 5 केल्विन भी बोल सकते हैं बच्चा। इसको भी किसमें बदलोगे, 30 को केल्विन में बदलोगे, इसको भी केल्विन में बदलोगे, तो फिर जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। तो आप सिंपल चेंज इन टेम्परेचर 5 लिख सकते हैं, 5 केल्विन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलिए बताइए, और क्या चाहिए? इसका तो सब कुछ हो गया जुगाड़, क्या इसमें सब जुगाड़ है? क्यों दिख रहा है? एन, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा? सर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया हुआ? अरे वेट मतलब जो मास दिया हुआ कितना है, 3 ग्राम्स दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर वेट कौन है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 27 ग्राम पर मोल, एक मोल का 27 ग्राम होता है। तो यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/9 मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकल गया यहाँ से। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ नीचे लिख देते हैं, कितना आ जा रहा है? 1/9 मोल्स आ गया, तो एन भी आ चुका है। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू बैठाइए, आंसर लाइए, किस तरह से आता है समझ में आ गया। तो क्यू का वैल्यू क्या है आपका? 4.5 इंटू 10⁻³ जूल हो गया बच्चा, सब एसआई यूनिट में लिखिएगा। वेट दिया हुआ है, वेट कितना है? ग्राम में दिया हुआ है। अरे मास बोलो वेट बोलो एक ही बात है, किलोग्राम में बदलना होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या करना होगा? 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में बदल गया। चेंज इन टेम्परेचर इज 5। अब इसका कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा आप लिखो। यूनिट क्या होगा? याद आ रहा है कुछ? ऊपर में क्या है? जूल हीट, नीचे क्या है? पर केजी हो जाएगा, और नीचे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर पर केल्विन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अमाउंट लिख लीजिएगा कितना आ रहा है। यहाँ पर हम बैठा देते हैं, कितना आ जाएगा? 4.5 इंटू 10⁻³ जूल अपॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का कोई 1/9 हो गया, यहाँ पर मोल हो जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 5 है। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा देख लीजिएगा। यूनिट क्या होगा? ऊपर दिख रहा है जूल, नीचे दिख रहा है पर मोल पर केल्विन। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, सॉरी, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ केजी है और यहाँ पर क्या है? सॉरी मल्टीप्लाई है। यहाँ पर कितना है? 5 केल्विन। तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और एक बात जो आज हमने शुरुआत किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये सब चीजें फिर वापस आएंगे। तो इसका सवाल हमने नहीं करवाया क्योंकि इसका यूज आगे हमको करना, वो थ्योरेटिकल पार्ट था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।